हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपके बीए थर्ड ईयर की जो बुक है मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1871 टू 1919 उसका 2021 के क्वेश्चन पेपर की जो है एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ मैं। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इस कंप्लीट ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए कंप्लीट, तो उसके कंप्लीट नोट्स का लिंक जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मोस्टली जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप उसको चेक कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो आपको जो है वो 2 मार्क्स में जो है, आप सभी को पता है कि आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं, और उन 8 क्वेश्चंस में से जो है वो आपने जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 8 के 8 क्वेश्चंस का जो है वो मैं आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, आधुनिक भारतीय इतिहास से आपका क्या अभिप्राय है, या आधुनिक इतिहास से जो है वो आपका क्या अभिप्राय है। ये वाला क्वेश्चन मोस्टली पेपर में 2 मार्क्स के लिए देखा गया है। 2022 में भी ये वाला क्वेश्चन जो था वो आया था। तो स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि मानव प्रगति का वह काल है जो साधारणतः 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य शुरू होकर 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक चलता रहा है। आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। इस काल को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। अब आधुनिक इतिहास पूर्णतः स्पष्ट है। आधुनिक युग में छोटे स्तर पर युद्ध हुए। आधुनिक इतिहास की घटनाओं को हमने घटित होते नहीं देखा। इसका संबंध 15वीं से 19वीं शताब्दी से है। आधुनिक युग में सामंतवाद का पतन एवं समाजवादी आंदोलनों की स्थापना हुई। आगे हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कार्बनरी विद्रोह से संबंधित। तो कार्बनरी विद्रोह पर जो है वो संक्षिप्त नोट लिखिए। अब कार्बनरी विद्रोह क्या है? कार्बनरी विद्रोह इटली के देशभक्तों की गुप्त संस्थाएं थी जो अपने देश के लिए लड़ती थी। यद्यपि इन संस्थाओं में आपसी तालमेल और दिशा निर्देश का अभाव था, तथापि वे पिंडमोट और नेपल्स में विद्रोह का झंडा उठाने में सफल हो गई, जिससे वहां के शासकों को विवश होकर अपने राज्यों में उदार संविधान लागू करने पड़े। आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ब्रुसेन्स पार्ट क्या है। ब्रुसेन्साफ्ट जर्मन छात्रों और अध्यापकों के जेना विश्वविद्यालय में एक गुप्त समिति थी, जिसका उद्देश्य जो था वो जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद और जनतंत्र का प्रचार करना था। धर्म सुधार एक कार्यक्रम में इन विद्यार्थियों ने एक रूसी संवाददाता की हत्या यह समझकर कर दी कि वो क्या है, एक ऑस्ट्रियाई व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका जाता है वो है नव साम्राज्यवाद के बारे में। नव साम्राज्यवाद से आपका क्या अभिप्राय है? 1870 के बाद विश्व में एक नए साम्राज्यवाद का उदय हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? नव साम्राज्यवाद का जो है नाम दिया गया। यह राजनीतिक साम्राज्यवाद ना होकर आर्थिक साम्राज्यवाद था, अर्थात साम्राज्यवादी देश अपने देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करके स्वयं को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना चाहते थे। नव साम्राज्यवाद के अंतर्गत साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेश एशिया तथा अफ्रीका में थे। नव साम्राज्यवाद के अंतर्गत खुले व्यापार की नीति को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, रूजवेल्ट की बड़ा डंडा नीति क्या थी? बड़ा डंडा नीति क्या थी? 1906 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाएं क्यूबा में पहुंच गई ताकि वहां फैली अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में लाया जा सके। वहां अमेरिका की सेनाएं 3 वर्ष तक रही। 1909 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाएं निकारागुआ के विरुद्ध भेजी गई, जिसका उद्देश्य वहां पर एक अमेरिकी खदान कंपनी द्वारा भड़काए गए एक विद्रोह का समर्थन करना था। मैक्सिको में संयुक्त राज्य की इस नीति को क्या कहा गया? बड़ा झंडा एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन की नीति कहा गया। इस क्षेत्र में आर्थिक निवेशों के द्वारा संयुक्त राज्य के प्रभाव को बढ़ाने की नीति को डॉलर कूटनीति का नाम दिया गया। आगे आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो है कैलेमेसी कौन था? कैलेमेसो एक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ था। वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका और युद्ध के बाद शांति संधियों को आकर देने वाले बड़े 3 में से एक होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ युद्ध के बाद वार्षिक की संधि पर बातचीत के दौरान भी सेवा की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? वार्षिक की संधि जो थी वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी।
आगे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है और क्यों? आप कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि एशिया का रोगी किसे कहा जाता है। 3 ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान एंड चीन। ओटमन साम्राज्य इन एशियाइयों पर अत्याचार करता था। 18वीं शताब्दी तक तुर्की समाज अति विशाल था और शक्तिशाली बना रहा, किंतु तुर्की सुल्तानों की विलासी प्रवृत्ति अत्याचार के कारण यह विशाल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो चला था। बल्कान प्रदेश में रहने वाले विभिन्न जातियां अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगी। 19वीं शताब्दी में साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया उत्तरोत्तर बढ़ती गई। धीरे धीरे तुर्कियों की हालात इतनी खराब हो गई कि उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तो किसे यूरोप का मरीज कहा जाता था? तुर्की को जो था वो यूरोप का मरीज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोमिंतांग दल की 2 उपलब्धियां लिखो। कोमिंतांग दल की जो स्थापना की थी वो की थी डॉक्टर सन यात सेन ने। चीन में ये दल था। 1912 ईस्वी में चीन में शांति की स्थापना करना इस दल का प्रमुख उद्देश्य था। अनुशासनहीनता, सेना में अनुशासन लागू करना इसका उद्देश्य था। पहली उपलब्धि थी 1911 ईस्वी में इस दल के सहयोग से डॉक्टर सन यात सेन ने क्रांति द्वारा चीन के दक्षिण भाग को स्वतंत्र करवाकर कैंटन में एक गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की। और दूसरी उपलब्धि थी इस दल ने रूस से मित्रता स्थापित कर उससे बहुत सैनिक सहायता प्राप्त की और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग स्थापित करके अपने संगठन को काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ किया। ये था आपका पार्ट नंबर 1। आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैंने कवर की है आपके लिए। अगर आपको इन सभी का नोट्स का लिंक चाहिए तो वो पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ में सभी वीडियोस का लिंक भी। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।